सबसे पहले समझते हैं केमिकल बॉन्डिंग किसको कहते हैं। देखो जो अट्रैक्शन होता है ना किसके दरमियान, एटम्स के दरमियान, आयन्स के दरमियान, ठीक है ना। और क्या बनाते हैं जब इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। इसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग विल बी डिफाइंड एज, ठीक है ना। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? विल बी डिफाइंड एज अ इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स बिटवीन द केमिकल स्पीशीज। अब केमिकल स्पीशीज कुछ भी हो सकता है। केमिकल स्पीशीज हो सकता है इंटरेक्शन बिटवीन द टू एटम्स, केमिकल स्पीशीज हो सकता है बिटवीन द टू आयन्स, ठीक है ना। जब इनके दरमियान इंटरेक्शन होती है इसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब मैंने कल भी बताया, क्वेश्चन है कि क्यों करते हैं इंटरेक्शन। जो एक केमिकल स्पीशीज होती है वाई दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्यों करते हैं? बिकॉज जो एक केमिकल स्पीशीज होती हैं दे आर एक हाई पोटेंशियल एनर्जी, इनमें होती है हाई पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करने के लिए, इसको बाहर छोड़ने के लिए ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं और इंटरेक्शन की वजह से इनमें बनता है कनेक्शन, ठीक है ना। और वहां पर बनते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स या बनते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स या बनते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ठीक है ना। वो मैं आगे बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। हमें भी है पोटेंशियल एनर्जी, हम भी चाहते हैं स्टेबल बना। हर किसी सिस्टम में होती है पोटेंशियल एनर्जी। दुनिया में जो भी चीज है ना अल्लाह ताला ने रखी है, हर किसी चीज में होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब दुनिया में हर किसी चीज के पास नेचर ने टेंडेंसी रखी है कि वो अपनी इस एनर्जी को रिलीज करना चाहता है, वो खुद जाना चाहता है किसमें, किसी लो एनर्जी जोन में। अब जो ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, इनमें भी एक एनर्जी है। अब इनको अगर मौका मिल रहा है अपनी एनर्जी रिलीज करने का, ये करते हैं। मेरी कुछ एनर्जी है, अगर मुझे ये एनर्जी रिलीज करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है तो मैं ऐसे रहूंगा, मेरे पास कोई तो चारा है नहीं ना। लेकिन अगर मुझे मौका मिल रहा है, आई एम गेटिंग एनी वे टू रिलीज दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, आई विल डू दिस। सिमिलरली इट इज एन एग्जांपल फॉर एटम्स। एटम्स के पास एक एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। दे आर एबल टू रिलीज दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाउ? बाय इंटरैक्टिंग। दे इंटरैक्ट एंड फॉर्म कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। समझ में आई बात? तो क्यों कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग में इंटरैक्शंस होती हैं केमिकल स्पीशीज के दरमियान, ठीक है ना। क्यों कहते हैं इंटरैक्शन? बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई? क्वेश्चन है आपका, व्हाई एटम्स और आई कैन से केमिकल स्पीशीज। व्हाई केमिकल स्पीशीज इंटरैक्ट, ये क्यों इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर है इन ऑर्डर, इसका आंसर है इन ऑर्डर टू रिलीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जब एक केमिकल स्पीशीज से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना, इंटरैक्ट करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है। अब दो चीजें जब इंटरैक्ट करेगी तो इनमें क्या बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। केमिस्ट्री में कनेक्शन को कहते हैं बॉन्ड। समझ में आई बात? बॉन्ड इज नथिंग, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द केमिकल स्पीशीज। नाउ दिस कनेक्शन में भी वेरियस टाइप्स, ये बहुत तरह का होता है। कनेक्शन होता है, एक कनेक्शन उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, दूसरा कनेक्शन होता है उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कनेक्शन उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, ये कनेक्शन इसी वजह से हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो इन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की और क्या बनाया, कनेक्शन बनाया, एक बॉन्ड बनाया। अब ये कनेक्शन कितने तरह के होंगे? व्हाट इज कनेक्शन? कनेक्शन को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अब जब उन्होंने कनेक्शन बनाया तो ये बहुत तरह का हो सकता है। या तो एक आयनिक कनेक्शन होगा, आयनिक, अब कनेक्शन को बॉन्ड लिखेंगे, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, या तो एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा, या तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। समझ में आ रही बात? तो ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों, ये हमें सारा कुछ पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है, और इसमें अलग अलग थ्योरीज भी हैं, फिर वो थ्योरीज भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। अब जरा देखो, एक एटम जब दूसरे एटम को इंटरैक्ट करता है, कौन सा फोर्स है उसको जो उसको दूसरे एटम के साथ क्या करवाता है, इंटरैक्ट करवाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल है इसकी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ H2। हमें पता है H2 किस का बना है, ये बना है ना दो हाइड्रोजन का,
समझ में आई बात? अब देखो ये हमारा हाइड्रोजन है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका वैलेंस शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका वैलेंस शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा जरा देखो इधर, जब ये इंटरेक्शन करेंगे तो ये नजदीक आ जाएंगे, नजदीक की वजह से क्या होता है, इनमें क्या बचता है, कनेक्शन बनता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जब ये नजदीक आ जाएंगे तो एक डिस्टेंस आ जाएगी जहां पर इनमें मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम इंटरेक्शन। अगर ये उससे नजदीक आ गया तो वहां पर रिपल्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक डिस्टेंस होती है जहां पर इनमें क्या होता है, मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है। अगर ये उस मैक्सिमम इंटरेक्शन से और नजदीक आने की कोशिश करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है और न्यूक्लियर रिपल्शन हो जाता है। तो ये उस डिस्टेंस से आगे नहीं आ जाते, ये उसी डिस्टेंस पे रुक जाते हैं जहां पर इनका मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। मानो ये वो डिस्टेंस है जहां पर इनका क्या हो गया, मैक्सिमम इंटरेक्शन हो गया। तो वो डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, एट विच द एटम्स हैव मैक्सिमम इंटरेक्शन, क्योंकि जहां पर इनका मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा वहां पर इनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। उस डिस्टेंस को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एट विच द सिस्टम इज एट लो पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जरा लिखो इसको, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? It is the minimum distance. It is the minimum distance. Minimum distance at which two nuclei have minimum potential energy and maximum stability. समझ में आ रही बात? उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। दिस डिस्टेंस is known as bond length. समझ में आ रही है बात? नोट डाउन करो, सब कुछ नोट डाउन करो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब इंटरेक्शंस होती हैं एनर्जी रिलीज होती है, जब इंटरेक्शंस होती हैं एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर दो एटम्स के दरमियान इंटरेक्शन हो गया, मैंने यहाँ पर एसिड के एग्जांपल दी। ये एक्टिव में भी एप्लीकेबल है, हर किसी सिस्टम में एप्लीकेबल है, या किसी आयनिक कंपाउंड्स में भी एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपके पास है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो इनमें भी क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में होता है इंटरेक्शन से क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो बन गया ना, NaCl में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, कनेक्शन बन गया। अब किस यहाँ पर आयन से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बन गया बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर एटम से इंटरेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ रही बात? तो जब इंटरेक्शन होता है, चाहे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, चाहे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, तो एनर्जी क्या होता है, हमेशा रिलीज हो जाता है। ये आप याद रखना है। जब भी रिपल्शन होता है सिस्टम में, जब भी क्या होता है, रिपल्शन होता है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अगर इन्होंने इंटरेक्ट किया तो एनर्जी को रिलीज डेफिनेटली होना है। अगर तो फिर यहाँ पर बॉन्ड भी बन जाएगा, कनेक्शन भी बन जाएगा, ठीक है ना। एक मोल बॉन्ड बन गया, एक मोल कितना होता है, 6.023 into 10⁻23। अगर उतने बॉन्ड्स बन जाएंगे ना, उतने बॉन्ड्स बनने के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी। तो जब हमारा इंटरेक्शन हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा, उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? तो व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? जरा इसका लिखो डेफिनेशन। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, the amount of energy released during the formation of 1 mole of bonds. 1 mole of bonds is known as bond energy. अब जरा इसी का रिवर्स कॉन्सेप्ट भी समझो। अब आपको ये बॉन्ड एनर्जी आपको पता है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो आपकी क्या एनर्जी रिलीज होती है, एक मोल बॉन्ड बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी।
अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक मोल बॉन्ड तोड़ना है, क्या करना है, एक मोल बॉन्ड तोड़ना है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने रिलीज की होगी ना, आपको वही एनर्जी उसको देनी है वो, तो ये एक मोल क्या चला जाएगा, अलग अलग चला जाएगा, ठीक है ना। एक मोल बॉन्ड टूट जाएगा, फिर 2 मोल जो एटम्स होंगी, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है हमें इस एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है ना, उस वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ में आई बात। रिलीज करने के दौरान इन्होंने कितनी एनर्जी रिलीज की, तो उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। फिर अगर हमें यही बॉन्ड्स तोड़ने होंगे, वापस तोड़ने के, तो उसी एक मोल को कितनी एनर्जी लगेगी तोड़ने के, उसी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। जो एड कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके लिए अलग टर्म्स हैं, वो हमें अलग पढ़ा होगा, ठीक है ना। रिलीज करने के दौरान जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। एक इसी टर्म्स में पढ़ा होगा अलग, ठीक है ना। फिलहाल मैं बात किंची कर रहा हूं कोवैलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का इसी में आप ये टर्म्स का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। अब ये जो चीज है ना, ये एनर्जी रिलीज होती है, इसको समझेंगे एक ग्राफ से, एक कर्व से, जिसको कहते हैं मोल्स पोटेंशियल कर्व। तो आप इसको लिखो, कर्व बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी and internuclear distance. हम एक एक्सिस बनाएंगे, इसको हम मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस। इस एक्सिस पे हम क्या मानेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला पॉइंट है, यहां पर मान लो 0 पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इसे 0 से ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इसको हम मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, जो एटम इंटरेक्ट करने के दौरान रिलीज कर जाती है। नेगेटिव का मतलब होता है रिलीज करना, ये भी याद रखना। नेगेटिव एनर्जी जो इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना, पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। नेगेटिव तभी आ जाएगा वैल्यू जब सिस्टम में एनर्जी रिलीज की होगी, और पॉजिटिव तभी आ जाएगा जब सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, बढ़ चुकी होगी, ठीक है ना। और ये वाली जो एक्सिस है हमारी, इसको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। ये हमें क्या बोलती है, न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बोलती है, जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो हम इसी एक्सिस पे मेजर करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे आर। व्हाट इज आर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो कि आपके पास एक एटम है, ये एटम है आपके, सपोज समझाने के लिए, ये मान लो बहुत दूर है, ये अभी एक दूसरे के फील्ड में नहीं आ रहे हैं, मान लो ये एटम बहुत दूर है, अभी इनमें इंट्रैक्शन है, ना रिपल्शन से बहुत दूर है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी कितना रिलीज करेंगे, अभी तो कुछ नहीं एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है ये इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ये क्या माना जाता है, जब ये इन्फिनिटी पे है, तो अभी इनका एनर्जी 0 होगी, यानी कि कुछ रिलीज नहीं की होगी, 0 पे मैंने इनका स्टार्ट किया। अब क्या हम एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं, ये 2 एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। जब ये अप्रोच करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो इनमें इंट्रैक्शन हो जाएगा ना, इनमें क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन। जो इंट्रैक्शन की वजह से एनर्जी थोड़ा रिलीज हो जाएगा ना। अब ये देखो, यहां से नीचे लिखेंगे तो ये ग्राफ अगर करो डालेंगे ना, इसका मतलब है एनर्जी रिलीज होना। अगर एक तरफ ऊपर की तरफ लिंक जाएंगे, इसका मतलब है एनर्जी अब्सॉर्ब करना, क्योंकि इंट्रैक्ट करें तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी ना। जब ये और नजदीक आ जाएंगे, जितना नजदीक आएंगे उतना क्या करेंगे, इंट्रैक्ट करेंगे। इंट्रैक्ट की वजह से क्या होता है, और एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, और इस तरह इसका ग्राफ चला जाएगा।